हेलो स्टूडेंट्स, बेंथम के उपयोगितावादी विचारों की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये देखेंगे कि बेंथम ने राजनीतिक क्षेत्र में उपयोगिता के सिद्धांत को किस रूप में लागू किया है। तो एक आचार शास्त्रीय सिद्धांत जो भौतिक सुखवाद की धारणा पर आधारित है, इस सिद्धांत को राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में बेंथम के द्वारा लागू किया गया और इस आधार पर वो राज्य को एक उपयोगी संस्था मानता है और कहता है कि राज्य के औचित्य का आधार उसकी उपयोगिता है। वो एक उपयोगी संस्था है, इसलिए बना हुआ है, इसलिए उसका विकास हुआ है। और यहां पर उसके विचार हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे संविदावादी विचारकों के विपरीत हैं, जिन्होंने ये माना कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, बनाई हुई संस्था है और इसका निर्माण एक समझौते के माध्यम से कुछ शर्तों के साथ हुआ। शासक को उन शर्तों को मानना होता है और उन शर्तों के अनुसार नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना शासक का दायित्व बनता है। इसके विपरीत बेंथम ने ये माना कि राज्य इसलिए विकसित हुआ, इसलिए वजूद में है क्योंकि ये एक उपयोगी संस्था है। राज्य को परिभाषित करते हुए वो कहता है कि राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो लोगों के लिए उपयोगिता को बनाए रखने, उसकी अभिवृद्धि करने के लिए संगठित किया जाता है। यानी मनुष्य के हित या सुख की अभिवृद्धि के लिए राज्य स्थापित किया जाता है और व्यक्ति भी राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए नहीं करते कि अतीत में ऐसा कोई समझौता हुआ था जिसमें राज्य की आज्ञा पालन की शर्त रखी गई थी कि राज्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करेगा, व्यवस्था प्रदान करेगा, इसके बदले में नागरिक राज्य की आज्ञाओं का पालन करेंगे। ऐसा कोई समझौता, ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई थी राज्य के गठन के समय या राज्य के विकास के समय, बल्कि बेंथम ये मानता है कि लोग राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि राजकीय आदेशों का पालन करने में उन्हें अपना लाभ और उपयोगिता दिखाई देती है। इससे उनकी सुख प्राप्ति की आकांक्षा पूर्ण होती है क्योंकि मनुष्य ये जानता है कि राज्य में रहकर ही उसके आदेशों का पालन करके ही वो सुख की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए जहां तक संभव हो वो राज्य की अवज्ञा करने से, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने से बचता है। बेंथम ये कहता है कि राज्य की अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। अगर व्यक्ति राज्य की आज्ञा को, राज्य के आदेशों को नहीं मानता है, राजकीय कानूनों का पालन नहीं करता है, तो इससे उसका ही नुकसान होता है, उसके ही हित बाधित होते हैं, उसे ही सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसके विपरीत जब वो राज्य की आज्ञा का पालन करता है तो इससे उसके सुखों में वृद्धि होती है। उसके जीवन के जो लक्ष्य हैं, जो निर्धारित कर रखे हैं उसने, व्यक्तित्व विकास का लक्ष्य, इन सब की प्राप्ति राज्य के अंदर रहकर राज्य की आज्ञा का पालन करके ही की जा सकती है। तो इस तरह से राज्य की एक उपयोगितावादी परिभाषा बेंथम के द्वारा की गई, जो पूर्व विचारकों की तुलना में बिल्कुल भिन्न थी। हालांकि बहुत पहले प्राचीन यूनान में अरस्तु ने जब राज्य को परिभाषित किया था तो राज्य को एक उद्देश्यपूर्ण संस्था बताया था, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक जीवन उपलब्ध कराना है।
उससे आगे बढ़ते हुए बेंथम ने राज्य को एक उपयोगी संस्था बताया, मनुष्य के सुखों में वृद्धि करने वाली संस्था बताया। केवल राज्य की ही नहीं, बल्कि बेंथम ने अधिकारों की व्याख्या भी उपयोगितावाद के आधार पर की है। अधिकार, जैसा आप जानते हैं, वो परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती हैं, और इन परिस्थितियों को राज्य के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ऐसी आज अधिकारों की धारणा में विश्वास व्यक्त किया जाता है कि अधिकार राज्य के द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। बेंथम भी इसी विचार को मानता है। हालांकि बेंथम से पहले बहुत सारे विचारकों ने अधिकारों की प्राकृतिक धारणा प्रस्तुत की थी, जिसके अंतर्गत ये माना था कि अधिकार मनुष्य के लिए स्वाभाविक हैं, वो प्रकृति प्रदत्त हैं। प्रकृति ही उन्हें जन्म से अधिकारों के साथ पैदा करती है, क्योंकि बिना अधिकारों के व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। तो राज्य और समाज व्यक्ति को अधिकार नहीं प्रदान करते, बल्कि वो मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। राज्य के बनने से पहले भी मनुष्य अधिकारों का उपभोग करता था। आपने लॉक के विचार पढ़े हैं। लॉक प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास रखता है। वो ये मानता है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे अधिकारों का उपभोग व्यक्ति राज्य बनने से पहले भी करता रहा है। आज भी आधुनिक युग में भी अमेरिका का जो संविधान है वो प्राकृतिक अधिकारों की धारणा पर आधारित है। शुरू में ये सोचकर अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान नहीं दिया गया कि जो भी परिस्थितियां व्यक्तित्व के विकास में सहायक हैं, वो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के अधिकार हैं, इसलिए उनका अलग से उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास व्यक्त किया जाता रहा है, और खासतौर से टॉमस पेन और गाडविन जैसे विचारकों के द्वारा। बेंथम इस धारणा को भ्रामक बताता है, मूर्खतापूर्ण बताता है, और ये कहता है कि राज्य और समाज के बिना अधिकारों की बात वास्तविक धरातल पर खरी नहीं उतरती है। वो कहता है कि अधिकार मानव के सुखमय जीवन के नियम हैं। अधिकार वो परिस्थितियां हैं जो मनुष्य को सुख प्रदान करती हैं, और इन सुखकारी परिस्थितियों को राज्य के बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता। राज्य के कानूनों के द्वारा इन नियमों को मान्यता प्रदान की जाती है, इन परिस्थितियों को मान्यता प्रदान की जाती है। यहां पर बेंथम व्यक्तिवादियों की पूर्ण स्वतंत्रता की धारणा का विरोध करता है, और ये कहता है कि ऐसी धारणा असंभव है। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा, पूर्ण स्वतंत्रता की रक्षा एक तो की नहीं जा सकती, और दूसरे यदि की भी जा सकती है तो वो राज्य के बिना नहीं की जा सकती। अगर समाज में हर व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए तो इसका रिजल्ट होगा पूर्ण अराजकता, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता की दुहाई देते हुए मनमाने ढंग से कार्य करेगा, और इस तरह से सरकार की सत्ता के विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और चारों तरफ अराजकता व्याप्त हो जाएगी, क्योंकि ये वो राजकीय सत्ता ही है, सरकार की सत्ता ही है जो समाज में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करती है, और यथासंभव हर व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। तो बेंथम ये मानता है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात कहना बेमानी है। रूसो ने कहा ना कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु वो सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। यहां पर बेंथम ने
एक अन्य प्रश्न किया कि क्या वास्तव में सब मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं और क्या वो स्वतंत्र रह पाते हैं? उसने उत्तर दिया कि एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि वो स्वतंत्र पैदा हुआ है और वो स्वतंत्र है। इसके विपरीत उसने कहा कि सभी मनुष्य पराधीन पैदा होते हैं। जब वो पैदा होते हैं, किसी परिवार के अंदर पैदा होते हैं और परिवार में माँ बाप संबंधियों के अनुशासन के अधीन रहते हैं, उनके नियंत्रण के अधीन रहते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, उसके संपर्क का दायरा बढ़ता है, विभिन्न सामाजिक संगठनों और राज्य से उसका संपर्क होता है, और ये सभी संस्थाएं व्यवस्था स्थापित करने के लिए, अनुशासन स्थापित करने के लिए व्यक्ति के व्यवहार को कुछ हद तक नियंत्रित करती हैं। तो ये कहना कि हर व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है और स्वतंत्र रहता है, ये व्यवहार में नहीं दिखाई देता, ऐसा बेंथम मानता है। उसके ऊपर समाज का, राज्य का, समाज की परंपराओं का, बहुत सारे तत्वों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रतिबंध रहता है, जनमत का प्रतिबंध रहता है। तो इस तरह से प्राकृतिक अधिकारों की धारणा को बेंथम ने अस्वीकार किया, प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा को अस्वीकार किया और अधिकारों के सामाजिक और कानूनी रूप पर बल दिया। वो दो प्रकार के अधिकारों की बात करता है, एक कानूनी अधिकार और दूसरे नैतिक अधिकार। कानूनी अधिकार मनुष्य के बाहरी आचरण को नियंत्रित करते हैं और नैतिक अधिकार उसके आंतरिक आचरण को नियंत्रित करते हैं। राज्य कानून बनाकर यह तय कर सकता है कि सड़क पर चलने के नियम क्या होंगे, और कोई व्यक्ति अगर उस नियम का उल्लंघन करता हुआ दिखाई देता है तो नियम के अंतर्गत उसे रोका जा सकता है, नियम को पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ नियंत्रण, नैतिक नियंत्रण होते हैं, व्यक्ति की अंतरात्मा के नियंत्रण होते हैं, जिससे उसकी अंतरात्मा नियंत्रित होती है। जो सामाजिक मूल्य हैं, उन मूल्यों का उल्लंघन करने पर राज्य के द्वारा कोई दंड नहीं दिया जाता, लेकिन वो मूल्य और मान्यताएं इस तरह समाज में स्थापित होती हैं कि व्यक्ति यदि उनका उल्लंघन करता है तो एक आंतरिक रूप से अपराध बोध का भाव उसके अंदर पैदा होता है। वो नैतिक दृष्टि से उसे अनुचित समझने लगता है और स्वयं ही आंतरिक अनुशासन स्थापित कर लेता है कि हमें इन नैतिक मान्यताओं के विपरीत जाकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो अधिकारों के इन दो रूपों की चर्चा की बेंथम ने, और इनमें से कानूनी अधिकार को उपयोगिता के सिद्धांत पर परिभाषित किया। उपयोगिता का सिद्धांत इस क्षेत्र में भी लागू किया कि राज्य जो भी कानून बनाते हैं, उन कानूनों का उद्देश्य समाज के अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करना होता है। यहाँ पर बेंथम ने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर भी जोर दिया, क्योंकि वो ये मानता है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन दोनों की सार्थकता एक दूसरे पर निर्भर है। एक व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे का अधिकार बन जाता है और दूसरे का अधिकार तभी प्राप्त हो सकता है जब सामने वाला अपना कर्तव्य पूरा करे। शिक्षा प्राप्त करना अगर विद्यार्थियों का अधिकार है तो शिक्षा प्रदान करना शिक्षक का कर्तव्य है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर शिक्षक अपने कर्तव्य को पूरा न करे तो विद्यार्थी अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसी परस्पर संबद्धता पर जोर बेंथम के द्वारा भी दिया गया है, अधिकार और कर्तव्य की संबद्धता पर, उनकी परस्पर पूरकता पर। अधिकारों के साथ साथ कानून के क्षेत्र में भी उपयोगितावादी सिद्धांत को
लागू किया गया बेंथम के द्वारा। और उसने ये बताया कि राज्य जो कानून बनाता है उसका उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। राज्य का सबसे प्रमुख कार्य कानून का निर्माण करना है और इस कानून के माध्यम से जनता का कल्याण करना है। कानून निर्माण की ये जो शक्ति है राज्य की, यही उसकी संप्रभु शक्ति है, क्योंकि राज्य के अलावा समाज में किसी अन्य व्यक्ति को या अन्य संगठन को सार्वजनिक कानूनों को बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। ये वो राज्य ही है जो सर्वव्यापी रूप में अपने सभी नागरिकों के लिए, सभी संगठनों के लिए कानून बनाने का कार्य करता है। लेकिन राज्य की ये जो कानून बनाने की शक्ति है, उसकी संप्रभुता है, बेंथम ये कहता है कि ये शक्ति उपयोगिता के सिद्धांत से प्रतिबंधित है। राज्य की संप्रभु शक्ति असीमित नहीं है। उस पर किस बात का प्रतिबंध है? उपयोगिता का प्रतिबंध है। बाकी जो राज्य की संप्रभुता के विरोधी विचारक हैं, बहुलवादी विचारक हैं, वो राज्य की संप्रभुता पर नाना संगठनों का प्रतिबंध बताते हैं कि समाज में विभिन्न जो समुदाय हैं वो अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाने का कार्य करते हैं, इसलिए राज्य की संप्रभु शक्ति सर्वोच्च नहीं है, असीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, बहुत सारी संधियां विभिन्न देशों के मध्य की जाती हैं। उन संधियों और कानूनों के माध्यम से भी राज्य की संप्रभु सत्ता मर्यादित होती है। तो राज्य की संप्रभुता पर मर्यादा की चर्चा पहले भी की गई है, लेकिन बेंथम ने एक नई मर्यादा राज्य पर आरोपित की, राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों पर आरोपित की, और वो मर्यादा है उपयोगिता की मर्यादा। यानी राज्य उन्हीं कानूनों का निर्माण कर सकता है जो कानून व्यक्ति के लिए, समाज के लिए उपयोगी हो, व्यक्ति और समाज के सुखों में वृद्धि कर सके। चूंकि बेंथम ब्रिटेन की उदारवादी परंपरा में पला बढ़ा था, मूलतः वो भी उदारवादी है, इसलिए वो ये प्रतिपादित करता है कि राज्य को ज्यादा कानूनों का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा कानून होंगे उतना ज्यादा व्यक्ति के जीवन पर बंधन होगा। इसलिए राज्य को सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कानूनों का निर्माण करना चाहिए जिन कानूनों से समाज के अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख संभव हो सके। वो ये भी कहता है कि अगर नागरिकों का विशाल भाग, यानी अधिकतम लोग किसी विषय पर राज्य द्वारा बनाए गए कानून का व्यापक रूप से विरोध करें, तो सरकार को ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए। वो कानून की तुलना दवाओं से करता है और कहता है कि जैसे दवाएं रोगों का इलाज करती हैं, लेकिन अगर कोई मरीज बहुत ज्यादा दवाओं का सेवन कर लेता है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य नष्ट होता जाता है। इसी तरह से कानून भी हमारे सुखों में वृद्धि का माध्यम है। कानून के पालन से नागरिकों के सुखों में वृद्धि होती है, लेकिन अगर राज्य बहुत ज्यादा मात्रा में कानून बनाने लगेगा तो इससे व्यक्तियों के सुख में कमी होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए कानून का औचित्य उसकी उपयोगिता, उसके आज्ञा पालन में ही निहित है। वही कानून उपयोगी माना जाएगा जिसका पालन समाज के लोग स्वेच्छा से, खुशी से उसे उपयोगी मानते हुए करें, उस कानून का सम्मान करें। अगर लोग किसी कानून से दुखी हैं तो वो उसका पालन नहीं करेंगे। और बेंथम ये कहता है कि
लोगों को ऐसे कानून का विरोध भी करना चाहिए जिन कानूनों से दुखों में वृद्धि होती है। इसीलिए इस तथ्य को शासक को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो ऐसे कानून ना बनाए जिससे लोगों के दुखों में वृद्धि हो रही है, या अगर बना भी दिया है तो लोगों के विरोध को देखते हुए उस कानून को वापस लेना चाहिए, उस कानून को क्रियान्वित करने से रोकना चाहिए, बचना चाहिए। बेंथम ये कहता है कि अधिकतम सुख का सिद्धांत एक कुशल विधायक के हाथों में एक प्रकार का सार्वभौमिक साधन देता है जिसके द्वारा वो विवेक और विधि के हाथों सुख के वस्त्र बना सकता है। ये विधायक के कौशल पर, कानून बनाने वाले शासकों के कौशल पर निर्भर है कि वो इस साधन का प्रयोग किस रूप में करते हैं, क्योंकि दोनों ही संभावनाएं हो सकती हैं। राज्य द्वारा बनाए गए कानून सुख में वृद्धि कारक भी हो सकते हैं और दुखों में वृद्धि के कारक भी हो सकते हैं। इसलिए राज्य को केवल इस बात पर फोकस करना चाहिए कि वो ऐसे ही कानूनों का निर्माण करे जिससे समाज के अधिकतम लोगों को अधिकतम भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सके। राज्य को इस बात का भी प्रयास करना चाहिए, बेंथम ये सुझाव देता है कि राज्य को किस बात की कोशिश करनी चाहिए कि न केवल राजकीय पदाधिकारी सार्वजनिक हित में कानून बनाने का कार्य करें, बल्कि वो ये भी कहता है कि राज्य के जो नागरिक हैं वो भी स्वेच्छा के साथ, अपनी इच्छा से, अपनी पहल पर और प्रसन्नता के साथ समाज कल्याण के कार्यों को संपन्न करें। यानी केवल राज्य की जिम्मेदारी ही नहीं है, नागरिकों की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि राज्य और नागरिकों का आपसी सहयोग ही सार्वजनिक कल्याण के प्रति उनकी रुचि, उनकी क्रियाशीलता ही समाज के ताने बाने को मजबूत बना सकती है। समाज में जो विभिन्न विसंगतियां कई बार देखने को मिलती हैं, धार्मिक आधार पर, प्रजातिगत आधार पर, जातिगत आधार पर जो संघर्ष देखने को मिलते हैं, जो विघटनकारी तत्व हमारे सामने आते हैं, जो इन मान्यताओं के नाम पर समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, इन सब से मुक्ति तभी मिल सकती है जब राज्य और नागरिक परस्पर मिलकर, परस्पर सहयोग पूर्वक, परस्पर सहभागिता के साथ कार्य करें। और बेंथम का ये विचार आज के नव उदारवादी युग में हम देखते हैं कि स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं या जिस सहभागी लोकतंत्र की बात कही जा रही है उसके अनुरूप है। उस समय ही बेंथम ने ये कह दिया था कि राज्य की सफलता, समाज के अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख इस बात पर निर्भर है कि राज्य के द्वारा तो कानून का निर्माण किया ही जाए, साथ ही नागरिकों के द्वारा भी सार्वजनिक हित के कार्यों में योगदान दिया जाए अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुसार। राज्य का ये भी दायित्व बनता है, बेंथम ने बताया, कि जो कोई भी लोकहित के कार्य में बाधक बनता है, क्योंकि सभी की रुचि लोकहित में नहीं होती। जो लोग लोकहित का कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए भले कार्य कर रहे हैं, आप देखते हैं कि बहुत सारे विघटनकारी तत्व उनके कार्यों को रोकने की कोशिश करते हैं, उनमें बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे बाधक तत्वों को दंडित करे। दंड की व्यवस्था इसीलिए की जाती है ताकि इन अराजक तत्वों से निपटा जा सके, इन बाधक तत्वों से इन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। और जो राज्य ऐसा करने में सफल हो पाता है उसका अस्तित्व लंबे समय तक कायम रहता है।
तो इस तरह से कानून की व्याख्या भी, कानून के उद्देश्यों का निर्धारण भी बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर किया है। वो ये कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ये कानून का व्यापक उद्देश्य है। वही कानून उपयोगी होगा, वही कानून मान्य होगा, वही कानून अच्छा होगा जो समाज के अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान कर सके। इस अधिकतम सुख की व्याख्या करते हुए बेंथम ने उपयोगी कानूनों के निर्माण के 4 लक्ष्यों की चर्चा की है कि किस कानून को उपयोगी माना जाए। वो 4 मापदंड प्रस्तुत करता है। वो है आजीविका, समानता, सुरक्षा और पर्याप्तता। यानी वो कानून उपयोगी है जो समाज में लोगों की आजीविका को सुनिश्चित कर सके, जो रोजगार उपलब्ध करा सके। दूसरा, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। जो कानून समानता में वृद्धि करे वो कानून उपयोगी है। जो कानून समाज के लोगों के मध्य भेद करे, किसी को विशेषाधिकार प्रदान करे और किसी को सामान्य अधिकारों से भी वंचित करे, ऐसा कानून उपयोगी नहीं है। तो समानता में वृद्धि करना कानून का उद्देश्य है दूसरा। और तीसरा, सुरक्षा उपलब्ध कराना। नागरिकों को अपने जीवन के प्रति निश्चिंत रहकर कार्य करने का, अपने व्यक्तित्व के विकास करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। राजकीय कानूनों के माध्यम से ऐसा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और चौथा है पर्याप्तता, यानी पर्याप्त रूप में कानून मौजूद हो और पर्याप्त अवसर मुहैया कराएं, संसाधनों की प्रचुरता उपलब्ध कराएं, ऐसा कानून उपयोगी होता है। कानून के ये 4 उद्देश्य हैं, 4 कसौटियां हैं। बेंथम ये कहता है कि अगर इन चारों उद्देश्यों में, चारों कसौटियों में आपस में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में कानून निर्माता को उन्हें उपरोक्त क्रम में प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। यानी पहले ये देखना चाहिए कि उस कानून से आजीविका उपलब्ध हो रही है या नहीं, आजीविका में कोई बाधा तो नहीं आ रही है। उसके बाद समानता को देखना चाहिए, फिर तीसरे नंबर पर सुरक्षा और चौथे नंबर पर पर्याप्तता। अगर किसी कानून में सुरक्षा तो उपलब्ध हो रही है लेकिन आजीविका बाधित हो रही है तो ऐसी स्थिति में बेंथम का सजेशन है कि आजीविका को प्रमुखता प्रदान करनी चाहिए। यानी ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिए जो पहले व्यक्ति की आजीविका सुनिश्चित करें, उसके बाद समानता पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद सुरक्षा पर और तत्पश्चात पर्याप्तता पर। अगर संघर्ष की स्थिति नहीं है, एक कानून से चारों लक्ष्य पूरे हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर संघर्ष की स्थिति हो तो वहां पर प्राथमिकता का निर्धारण इसी क्रम से होना चाहिए जो क्रम बेंथम ने बताए। तो कानून की उपयोगितावादी व्याख्या बेंथम के द्वारा की गई। आप देख रहे हैं कि कैसे राजनीतिक क्षेत्र में राज्य के अस्तित्व के विषय में, अधिकारों की उपस्थिति के विषय में और कानून के स्वरूप के विषय में उपयोगितावादी दृष्टिकोण बेंथम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अपने उपयोगितावादी सिद्धांत के अंतर्गत ही बेंथम की एक अन्य मान्यता ये है कि उसकी दृष्टि में व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता नहीं बल्कि सुख साध्य है। जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्त करना है, स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं है। और उसकी ये धारणा रूसो, लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेफरसन, ये जो उदारवादी विचारक हैं, इनकी धारणा के विपरीत है, क्योंकि ये विचारक स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देते हैं
सुख को नहीं। और ये मानते हैं कि चूंकि कानून का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख उपलब्ध कराना है और कानून एक आदेश है, इसलिए वो हमारे आचरण को प्रतिबंधित करता है। इसलिए बेंथम ये कहता है कि ऐसा कानून स्वतंत्रता का शत्रु बन जाता है। नेचुरली जब समाज के अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात कही जाएगी तो जो कुछ लोग होंगे वो उस सुख से वंचित रह जाएंगे, उस स्वतंत्रता से वंचित रह जाएंगे, उनकी स्वतंत्रता बाधित होगी। तो उपयोगिता का सिद्धांत स्वतंत्रता को इग्नोर करता है, नजरअंदाज करता है और सुख पर ज्यादा जोर देता है। वो भी किसका सुख? समाज के अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। बेंथम ये भी कहता है कि मानव जीवन की प्रमुख आवश्यकता सुरक्षा है, जीवन की रक्षा है, स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता तो बाद की चीज है। जब जीवन सुरक्षित ही नहीं होगा तो फिर स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और इसीलिए स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। स्वतंत्रता का विरोधी होने के नाते ही उसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का माहौल उड़ाया था और उसके इसी विचार को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर सोरले ने लिखा कि कानून का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा है और सुरक्षा के सिद्धांत का मतलब उन सभी आशाओं को बनाए रखना है जिन्हें स्वयं कानून उत्पन्न करता है। सुरक्षा के साथ जीवन से जुड़ी जो आशाएं हैं उन आशाओं की पूर्ति भी होती है और इन आशाओं की पूर्ति राज्य के द्वारा कानून बनाकर की जाती है। भले ही ये कानून हमारी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, लेकिन वो प्रतिबंध भी जरूरी हो जाता है जीवन की सुरक्षा के लिए, जीवन की आशाओं की प्राप्ति के लिए, आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए। यहां पर वो सुरक्षा को समानता से भी ज्यादा महत्व प्रदान करता है, क्योंकि कहता है कि सुरक्षा सामाजिक और सुखी जीवन की एक आवश्यकता है, जबकि समानता एक प्रकार की विलासिता है। और समानता की स्थापना कानून के माध्यम से उसी सीमा तक की जा सकती है जहां तक उसका सुरक्षा से कोई विरोध न हो। जीवन की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, समानता और स्वतंत्रता इतने महत्वपूर्ण नहीं है। जहां तक स्वतंत्रता का संबंध है, बेंथम ये कहता है कि वो कानून का कोई उद्देश्य नहीं है, ये तो सुरक्षा की एक शाखा मात्र है और ये एक ऐसी शाखा है जिसमें कानून काट छांट किए बिना नहीं रख सकता। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाना उचित हो जाता है, वांछनीय हो जाता है सुरक्षा की प्राप्ति के लिए, मानव जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए। क्योंकि अगर ये प्रतिबंध न हो तो समाज में सबको मनमाने ढंग से कार्य करने की, विचार करने की छूट दे दी जाए तो ये स्वतंत्रता सबको प्राप्त नहीं होगी, बल्कि कुछ लोगों को प्राप्त होगी। ऐसे लोग जो अपनी शक्ति के बल पर अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएंगे, लेकिन जिनके पास शक्ति नहीं होगी, संसाधन नहीं होंगे, वो उन लोगों की गुलामी करने के लिए बाध्य हो जाएंगे जो साधन संपन्न है, जो शक्ति संपन्न है। तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता समाज के सभी लोगों को उपलब्ध नहीं हो सकती अगर सभी को सुरक्षा का अधिकार प्रदान न किया जाए। अगर राज्य अधिक संपन्न, अधिक शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित ना करे तो जो कमजोर हैं उनको स्वतंत्रता
प्राप्त नहीं हो सकती, समानता की स्थापना नहीं हो सकती। तो ये कार्य राज्य, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का कार्य राज्य के द्वारा कानून के माध्यम से किया जाता है। इसलिए बेंथम कहता है कि स्वतंत्रता कोई पृथक लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है कानून का, बल्कि सुरक्षा कानून का लक्ष्य है, और स्वतंत्रता सुरक्षा की एक शाखा मात्र है। इस मान्यता के साथ साथ जब शासन व्यवस्था के विषय में बेंथम ने अपना विचार दिया, तो उसका ये विचार भी उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित है। वो कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का जो सिद्धांत है, उपयोगितावादी सिद्धांत, वो केवल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही संभव है। अगर शासन का उद्देश्य अधिकतम नागरिकों के अधिकतम सुखों में वृद्धि है और उनके दुखों का निवारण करना है, तो ये लक्ष्य केवल लोकतंत्र में ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये वो लोकतंत्र ही है जहां पर शासन कार्य बहुमत के आधार पर किया जाता है। बहुसंख्या जो कहती है उसके अनुसार कानून का निर्माण होता है, उसके अनुसार कानून का क्रियान्वयन होता है। बहुसंख्या के आधार पर ही जनप्रतिनिधियों का चयन होता है। तो जो लोकतंत्र बहुमत का शासन है, वहीं पर अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि राजतंत्र में तो केवल सर्वोच्च शासक के हित का साधन किया जाता है। राजा के हित के आगे, शासक के हित के आगे जनता के हित गौण माने जाते हैं, और कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था में कुछ कुलीन या संपन्न व्यक्तियों के हितों को ही ध्यान में रखा जाता है। लेकिन लोकतंत्र ही वो शासन प्रणाली है जिसमें शासकगण शासन करते समय अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की साधना कर सकते हैं। दूसरा यहां पर तर्क देता है बेंथम कि चूंकि लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है और उपयोगितावाद भी बहुत हद तक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें यह भाव निहित है कि समाज में सभी व्यक्तियों को सुख प्राप्त करने और दुख से बचने का समान अधिकार प्राप्त है। यहां पर बेंथम के विचारों को व्यक्त करते हुए वेपर ने लिखा कि बेंथम के राज्य में सभी व्यक्ति समान अधिकार रखते हैं। राज्य अधिकारों को उपलब्ध कराता है और ये अधिकार समान रूप से कानून बनाकर सभी नागरिकों को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो सभी नागरिक समान अधिकार रखते हैं, कानून के समक्ष सभी समान होने चाहिए, तभी संपत्ति की समानता स्थापित होगी। बेंथम का ये विश्वास है कि जिस समाज में असमानताएं नहीं होंगी, वह समाज प्रसन्न और सुखी रहेगा। हालांकि बेंथम लोकतंत्र का समर्थक होने के बावजूद ये समझता था कि लोकतंत्र में भी बहुत सारी कमजोरियां हैं। और कमजोरी क्या है सबसे बड़ी? कि यहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा जोर दिए जाने के कारण लोकतंत्र में व्यक्तिगत हित पर बहुत ज्यादा जोर दिए जाने के कारण हर व्यक्ति अपना विकास दूसरे के विकास की कीमत पर करने के लिए तत्पर रहता है। जब बहुत ज्यादा स्वतंत्रता होगी, समानता के साथ साथ स्वतंत्रता भी लोकतंत्र का एक मूल्य है, सिद्धांत है। और इस स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यवहार में कि हर व्यक्ति सिर्फ अपने विकास की बात सोचता है, चाहे उसके विकास के लिए दूसरों के विकास की कीमत ही क्यों ना अदा करनी पड़े। तो ऐसी प्रवृत्ति लोकतंत्र में देखने को मिलती है स्वतंत्रता के वातावरण के कारण। बेंथम ने इस प्रवृत्ति को
कानून और दंड के माध्यम से नियंत्रित करने का सुझाव दिया है। वो कहता है कि लोकतंत्र की बुराइयों को, उसकी कमियों को दूर किया जा सकता है। कैसे? जनप्रतिनिधियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, क्योंकि जनतंत्र में जो जनप्रतिनिधि होते हैं, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि चुने जाने के बाद कुछ समय तक वो मनमाने ढंग से कार्य करने की प्रवृत्ति अपना लेते हैं, स्वार्थपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं, जनता के हित की परवाह नहीं करते, और फिर जब इलेक्शन आने वाला होता है तो फिर से जनता के बीच पहुंचकर उसे लोकहित का बहलावा देकर फिर से उसका वोट प्राप्त करते हैं। बेंथम कहता है कि इस प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जाना चाहिए और ऐसे साधन अपनाए जाने चाहिए जिससे जनप्रतिनिधि लंबे समय तक हर पल जनता के प्रति अपने आप को जवाबदेह समझते रहें, उसके हितों पर, लोक हितकारी कार्यों पर उनका फोकस बना रहे। बेंथम ये भी सुझाव देता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव संसद सदस्यों द्वारा होना चाहिए और जो मताधिकार है उसका विस्तार होना चाहिए। इंग्लैंड में लंबे समय तक महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था, तो इस स्थिति को देखते हुए बेंथम ने ये सुझाव रखा कि मताधिकार समाज के सभी वर्गों को, सभी लिंग के लोगों को प्राप्त होना चाहिए। अगर समानता के लक्ष्य को प्राप्त करना है, सुख के, अधिकतम सुख के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर की जाए ताकि योग्य लोग उच्च पदों पर पहुंच सकें और वो अधिकतम सुख, अधिकतम नागरिकों के अधिकतम सुख की साधना में स्वयं को संलग्न कर सके। ऐसा करके ही लोकतंत्र में जनता के अधिकतम सुख को सुरक्षित रखा जा सकता है और इसके लिए जनता की सजगता और नियमित और निष्पक्ष चुनाव होते रहना जरूरी है। और यहां पर बेंथम सुझाव देता है कि संसद का चुनाव हर वर्ष होना चाहिए। इससे जनप्रतिनिधि सजग बने रहते हैं, मतदाता भी सक्रिय रहते हैं, सजग रहते हैं और लोकतंत्र एक अर्थपूर्ण रूप प्राप्त कर पाता है। इसके अलावा उसने ये भी सजेस्ट किया कि मतदान को गोपनीय बनाए रखना चाहिए ताकि हर मतदाता निर्भीक होकर मत व्यक्त कर सके। और साथ ही ब्रिटेन जैसे देश में लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए बेंथम ने यह भी सुझाव दिया कि वहां संसद का जो दूसरा सदन लॉर्ड सभा है, वो चूंकि कुलीन तंत्र का प्रतीक है, उसके सदस्य, ज्यादातर सदस्य वंश परंपरागत आधार पर पद धारण करते हैं। अब तो खैर बहुत परिवर्तन कर दिया गया कानूनों के माध्यम से, लेकिन बेंथम के समय तक ये कुलीन तंत्रीय संस्था ही थी। ऐसी स्थिति में बेंथम ने सजेस्ट किया कि ऐसी संस्था को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। तो इस तरह से शासन व्यवस्था के क्षेत्र में उपयोगिता के सिद्धांत को लागू करते हुए उसने लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था बताया, क्योंकि यहीं पर अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। और इस शासन व्यवस्था में जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए भी उसने सुझाव दिया। तो इस प्रकार बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत को बहुत विस्तार प्रदान किया राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में, शासन के हर अंग के विषय में, कानून निर्माताओं के विषय में, कार्यपालिका के विषय में, आम जनता के विषय में उसको लागू करने की कोशिश की
कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ये कानून का उद्देश्य होना चाहिए, ये राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। अधिकारों की व्यवस्था भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए और की जाती है। और साथ ही जो नागरिक हैं उनको भी उपयोगिता के इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जनहितकारी कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। तो ये था बेंथम का उपयोगितावाद। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि बेंथम के उपयोगितावादी विचारों की आलोचना आलोचकों ने किन रूपों में की है, क्योंकि बेंथम का उपयोगितावाद बहुत कटु आलोचना का विषय बना विचारकों के मध्य, आलोचकों के मध्य, विश्लेषकों के मध्य। तो इसे हम अगली क्लास में देखेंगे।